सकता हूं? चलो बच्चों, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनो। ये है हमारा पॉइंट क्रमांक स्मॉल बी, ये नोट नहीं है आपका, ये है पॉइंट क्रमांक स्मॉल बी। पर पॉइंट क्रमांक स्मॉल बी में बच्चों जेई डाल देना। सिर्फ स्कूल के रिस्पेक्ट में आप ये बात भूल भी सकते हो, लेकिन फिर भी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि समझ में आपको पहला पॉइंट तभी आएगा। आइए, तो स्मॉल बी आपने पॉइंट डाल दिया, उसमें जेई डाल दिया। पहले सुन लो फिर लिखना, पहले सुन लो है क्या भाई। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाऊं कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमारा सबस्ट्रेट क्या था। सबस्ट्रेट क्या होता है? वो कार्बन कंपाउंड जिसमें रिएक्शन होता है। यहां पे सबस्ट्रेट होता है बेटा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम के साथ बना हुआ सॉल्ट। सोडियम और पोटेशियम का बेसिक मतलब बेटा अल्कली मेटल के साथ बना हुआ सॉल्ट, ठीक है। अब बेटा कभी भी कोई एसिड अगर सॉल्ट बनाता है तो हमें शायद इतनी बात पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए। क्या आप जानते हैं बच्चों कि सॉल्ट हमेशा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कौन होता है? जो पानी में जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाए। ये पता है आपको? यस सर। ठीक है, नहीं पता तो पता चल गया कि सर सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जो पानी में जाने के बाद आयनाइज कर जाती है पूरी की पूरी। उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना, और प्लस माइनस आयंस में पानी उसे अलग अलग कर देता है। लिखो मत, सिर्फ सुनो पहले। हम क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम का सॉल्ट या पोटेशियम का सॉल्ट। मोटी मोटी बात, अल्कली मेटल का सॉल्ट। सर सॉल्ट को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? बनेगा बेटा RCOO माइनस आयन और Na प्लस आयन। यहां तक तकलीफ किसी को? नो सर। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सर पानी में कोई सॉल्ट डाल दो, क्योंकि पानी तो बिजली का कंडक्टर होता नहीं है। पानी में कंडक्ट करने के लिए हमको आयंस की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने अलग से सॉल्ट डाल दिया जो कि आयंस दे दिया उन्होंने। अब पानी में बिजली पास करने के लिए लिक्विड में, पानी में तो आयंस मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बिजली पास कैसे करें? दो ठो डंडे डाल दिए, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और इससे बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी का बड़ा डंडा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा, उस इलेक्ट्रोड में भी चार्ज प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस वाले साइड से जुड़ा हुआ है। बैटरी का माइनस टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप खुद बताओ, आयंस मूव तो करेंगे, लेकिन इतना कॉमन सेंस शायद सबके पास होगा, Na प्लस आयन किसकी तरफ भागेगा? कैथोड। माइनस की ओर। कैथोड मत बोलो बेटा, अभी कैथोड एनोड मैंने बताया ही नहीं। Na प्लस आयन किसकी ओर बढ़ेगा? माइनस। और COO माइनस किसकी ओर बढ़ेगा? प्लस की ओर। और सर पानी में मूवमेंट हो गया आयंस का, मतलब बिजली कंडक्ट हो गई। हेलो, यहां तक तकलीफ किसी को? नो सर। अब अभी तक मैंने कैथोड एनोड नहीं बोला, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, ये मुझे कॉमन सेंस दो कि सर अगर कोई माइनस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो बेटा ये करेगा क्या? केमिकली क्या करेगा? सर माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देगा कि और लेगा? देगा। अच्छा, मतलब सर ये माइनस अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया केमिकली क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। और वो इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है एनोड। मैंने प्लस को एनोड नहीं बोला। हालांकि सच्चाई ये है कि ऐसी प्रक्रियाओं में जब भी बिजली पास करोगे, ये सच्चाई है, जिस पे प्लस आएगा वही एनोड होगा, लेकिन फिर भी आपको एनोड कौन होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्लस वाला इलेक्ट्रोड पे क्योंकि माइनस के आयंस आएंगे और वो आके इलेक्ट्रॉन देंगे, तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा, और वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है एनोड। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो बेटा अच्छा, आइए एनोड का रिएक्शन बताऊं आपको। अब ये जो हमारा RCOO माइनस था, देखो इसकी सुंदर सी फोटो भी बच्चे ने ये तो बनाई है, देसी फोटो, और नीचे उसने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी दिखाया है। आइए देखें क्या दिखा है भाई। R है, C है, डबल बॉन्ड O है, और ये सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है जिसमें माइनस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है वो। खुद बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा तब ना माइनस है। हेलो जी सर।
तो देखो उसके इलेक्ट्रॉन इस बच्चे ने दिखाए भी हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें ने बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ। तो आउटर मोस्ट में 7 हुए तो O माइनस सबको दिख रहा है, बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अब बेटा एनोड में जाके होगा क्या? ऑक्सीडेशन। व्हाट डज ऑक्सीडेशन मीन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन दे दिया किसने? ऑक्सीजन ने, क्योंकि उस पास एक्स्ट्रा था। हेलो, यस सर। अब ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो अब उस पे पास, हालांकि अब लोन पेयर दिखाना भी नहीं, अब आप ऑक्सीजन को सिंपली ऐसे बना सकते हो। हेलो, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। हेलो, यस सर। इतनी बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, अब बच्चों पहले यहाँ तक की फोटो बनाओ, क्योंकि उसके बाद ये फोटो थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पहले यहाँ तक की आप लोग पॉइंट क्रमांक स्मॉल बी लिखो और लिखो मैकेनिज्म, और ये फोटो बनाओ, ये रिएक्शन लिखो, एट एनोड में आओ। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। देखो बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट एनोड में कौन आया? RC डबल बॉन्डेड O, बॉन्ड O। अभी मैं फिलहाल इस ऑक्सीजन में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, ये तो खुद के थे। हेलो, यस सर। लेकिन इसके पास एक 7वां इलेक्ट्रॉन और था, जिसके कारण इस पे चार्ज क्या था? माइनस। हेलो, माइनस। अच्छा, इस सॉल्ट ने एनोड में जाके इलेक्ट्रॉन दिया। अब दे के बनाया क्या? R अपनी जगह है, C अपनी जगह है, डबल बॉन्डेड O अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। जो लाल वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया बेटा, वो चला गया। यस सर। उससे हुआ क्या? उससे ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो पहले लाल वाले के साथ पेयर्ड था, अब वो अकेला पड़ गया, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो तो इसने दे दिया, ऑक्सीडाइज हो गया। बच्चों, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ जाए, ऐसी चीज को क्या बोलते थे? याद है? फ्री रेडिकल। याद है कि भूल गए? याद है सर। बोलना पड़ेगा सबको। ये फोटो भी बनाओ, बोल भी दो। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि बहुत मोटा सा मैंने बनाया कि आपको दिखे, आप भले कोई दूसरे पेन से इस्तेमाल करके। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मुझे आपको अलग से दिखाना था। बोलना पड़ेगा सबको, लिखने के बाद हाँ बोलना। चलो, एक ही ऐसा आ गया, आगे बढ़ जाऊं? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। अब सर, अब आप मुझे कॉमन सेंस से ये बताइए कि अगर ऑक्सीजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, ऐसा संभव है? नहीं, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अरेंज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अरेंजमेंट होगा कैसे? भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स थ्योरी। अगर ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया है, वो बाजू वाले कार्बन को प्रताड़ित करेगा, जबरदस्ती उसको परेशान करेगा और कहेगा, ए कार्बन, तू अपना होमोलिसिस करा, मैं नहीं जानता, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। हेलो, यस सर। मरता कौन है? गरीब। कौन है फिलहाल यहाँ पे? ये जो R है बेटा, ये रैडिकल बन के अलग हो जाएगा। दिस विल बी टर्म्ड एज अल्काइल फ्री रैडिकल। हेलो, यस सर। हेलो, और बाय द वे, जब अल्काइल फ्री रैडिकल बना तो गौर कीजिएगा बच्चों, ये कार्बन, इसके पास ऊपर तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड वो इस ऑक्सीजन से जुड़ा था, ये ऑक्सीजन में 1 2 3 4, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन था, इस ऑक्सीजन का ऑड इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, दिख रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन? हेलो, और कार्बन का खुद का वो जो ये
अल्काइल से तोड़ के लाया, वो वाला भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में चेन टर्मिनेट करके पेयर्ड हो जाएंगे। तो बच्चों समझ पा रहे हो ये क्या बन गया एक्चुअली? ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन गई CO2 गैस। हेलो, यस सर। और बन गया अल्काइल फ्री रेडिकल। अभी भी एनोड का पूरा रिएक्शन नहीं हुआ है, पर इतना पहले लिखो तो हाँ बोलो। अब सर अभी भी ऐसा तो नहीं है कि एंड प्रोडक्ट बन गया, अभी फिलहाल क्या बना? अब बना सर अल्काइल फ्री रेडिकल। अब मुझे ये बात बताओ, क्या आप कभी भी ये रिएक्शन कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं सर, अनेकों होंगे। तो बेटा और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO- और भी ऐसे काम करते जाएंगे, CO2 गैस और बनती जाएगी और R रेडिकल और बनते जाएंगे। ऐसा एक R रेडिकल दूसरे R रेडिकल से क्या करेगा? एक R रेडिकल कहेगा मैं रिएक्टिव, दूसरा R रेडिकल कहेगा मैं रिएक्टिव। ये लोग कहेंगे आओ आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करें। इसको हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में? जो रेडिकल की चेन है वो चेन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। तो ये प्रोसेस कहलाता है रेडिकल का चेन टर्मिनेशन। इससे बन जाता है R बॉन्ड R का अल्केन। अब अगर आप गौर करो तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से जो अल्केन बनेगा, उस अल्केन में पेरेंट भाई ये प्रोडक्ट किससे बना? तो इसका पेरेंट कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो, यस सर। वो कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्ज करो वो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 4 कार्बन में एक कार्बन तो CO2 के लिए कुर्बान हो गया, तो बचे 3 कार्बन। तो 3 कार्बन भी यहां पे आके दुगना हो जाएगा, मतलब बन जाएगा 6 कार्बन की चेन। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो जी सर। बच्चों, हेलो, छापो, Yes, sir. इतना छापो तो हाँ बोलो। आगे बढ़ जाऊं? चलो, ये बात हो गई बेटा एनोड की। क्यों? क्योंकि एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड की। अब दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड क्यों बोलूं, पहले वो सुन लो। भाई जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, आपने फोटो आपके पास तो आपकी कॉपी में अभी बनी ही होगी। दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या है बच्चों, देख के बताओ। मुझे नहीं पता वो कैथोड है क्या है, चार्ज क्या है? माइनस। माइनस के पास कौन आएगा? प्लस। बेटा प्लस होता क्या है? इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी हो। हेलो, लेन देन तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। अच्छा, तो हाँ, प्लस बेटा वो माइनस के पास जाके करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन देगा कि खाएगा? खाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? रिडक्शन। वो डंडा, वो इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड की डेफिनेशन सबको समझ में आती? यस सर। और इसलिए अब मैं लिख रहा हूं एट कैथोड, लिख सकता हूं। यस सर। अब बेटा यहां पे भी एक कैच है आइए उस कैच को करने का प्रयास करिए, है ना। मैं बॉल फेंक रहा हूं, आप कैच करिएगा। देखो बेटा, Na+, पहले सिर्फ सुनना, लिखना मत अभी इसको। Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना सकता है सोडियम। भाई प्लस हमेशा पानी में होगा, सोडियम सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो सकता है। एक आपको जानकारी ही दे रहा हूं, हालांकि ये फैक्चुअल जानकारी ही है पर इसमें लॉजिक भी है। आइए चेक कराऊं क्या। सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पता है बेटा। यहां पे पैरेलली एक काम और हो सकता है, पता है क्या? पानी खुद भी इलेक्ट्रॉन गेन करने योग्य है। कैसे सर? क्या आप लोग जानते हैं पानी भले इलेक्ट्रोलाइट ना हो, लेकिन फिर भी पानी में हाइड्रोजन +1 के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। भले पार्शियल चार्ज होता है पर +1 के स्टेट में हाइड्रोजन रहता है कि नहीं रहता? हेलो, रहता है सर। अच्छा, अगर वो हाइड्रोजन जो +1 के स्टेट में है इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो +1 से कौन से स्टेट में आ जाएगा?
मोस्ट स्टेबल स्टेट हाइड्रोजन का होता है बच्चों 0, जिसमें वो H2 गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो अब खुद बताओ, अगर पानी का हाइड्रोजन चला गया हाइड्रोजन गैस बन के, तो बच क्या गया पानी का? ऑक्सीजन। अरे नालायक, OH माइनस। यस सर। पानी का H प्लस चला गया तो OH माइनस तो बच गया। सर यहाँ पे आपने पानी को H प्लस और OH माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पानी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, पानी अभी भी टूट नहीं रहा है। पानी का एक हाइड्रोजन जो +1 के स्टेट में है, वो कोई भी दोनों में से एक हाइड्रोजन जो +1 के स्टेट में है, वो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। अगर आपको इसको बैलेंस ही करना है तो यहाँ पे हाफ लगा दो, तो देखो एक हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। हेलो, यस सर। अब पानी का अगर हाइड्रोजन चला गया तो बाय द वे वो OH माइनस बच गया। हेलो, यस। आप खुद देखो, एटम्स भी बैलेंस हैं और चार्ज भी, ये -1 LHS में या -1 RHS में। हेलो, यस। अब आपको एक जानकारी देता हूं, जानकारी क्या आपको खुद पता है। बेटा खुद सोचो, मतलब यहां पे आपको ये सोचना है, बेटा सोडियम किस फॉर्म में रहना चाहेगा? सोडियम Na+ के फॉर्म में रहना चाहेगा कि सोडियम सॉलिड के फॉर्म में रहना चाहेगा? सोडियम सॉलिड। नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी S ब्लॉक पढ़े हो, खैर बाकी लोग तो पूरा टर्म 1 में जो मेरे साथ थे वो तो नालायक हैं ही, जो नहीं पढ़े हैं वो भी सुन लें, इतना तो आपको पता होगा। बेटा शायद अल्कली मेटल्स को हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बोलते हैं, अल्कली मेटल्स मरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये पता है आपको कि नहीं पता? पता है सर। तो बेटा अगर ये मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये तो अपने संतुष्ट स्टेट में है, वो कहे इलेक्ट्रॉन खई हैं भाई। हेलो, यस। हेलो, एक्चुअल सच्चाई ये है बेटा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेगा नहीं। अरे खुश है, इनर्ट स्टेट में है। हेलो, यस। और सच्चाई यही है बच्चों, इसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली निकाल के चेक भी कर सकते हो, पर हमको इतनी बात थ्योरेटिकली समझ में आती है। तो एक्चुअली ये वाला काम नहीं होता है। आप लोग ये लिख लो, ये वाला रिएक्शन पर कट्टस मार दो, और कैथोड में होता क्या है? नीचे वाला रिएक्शन। हेलो, उसमें टिक मार दो। मेरी बात समझे? हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। छापो इसको, हालांकि लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। इस प्रक्रिया को आप 12th में आओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा कंपटीशन होता है बेटा इलेक्ट्रॉन देने और लेने में। जीतता वही है जिसका औकात होती है, और औकात मतलब पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन देने के पोटेंशियल को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसकी जो करने की औकात होती है वो जीतता है, और दूसरा चाहे या ना चाहे उसे हारना पड़ता है। भाई आप सब इच्छा रख रहे हो हम AIR1 बने, इच्छा होना और पोटेंशियल होके इच्छा पूर्ति करने में फर्क है। तो 1 तो एक ही होगा, है? चलो, इतना लिखा सबने, बोलना पड़ेगा। यस सर। सबका हो गया? चलो चलो बच्चों, हटा दो इसको। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ो। हेलो, यस सर। भाई RCOO Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है, क्योंकि मुझे सॉल्ट की आवश्यकता थी। अच्छा, स्टोइशियोमेट्रिकली अगर आपको R बॉन्ड R बनाना है तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी? 2, क्योंकि एक R का रेडिकल दूसरे R के रेडिकल के लिए मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स तो लेने पड़ेंगे। हेलो, यस सर। इसलिए यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिकली देखो बैलेंस के लिए 2 भी है। अच्छा,
प्लस वाटर, सर पानी सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पानी रिएक्टेंट भी है, ये आपने देख लिया। क्यों? पानी का इस्तेमाल होगा सर, पानी का रिडक्शन हो रहा है। हेलो, तो प्लस वाटर यहाँ पे ज़रूरी है। हेलो, यस सर। अच्छा, इससे क्या बन गया? आर बॉन्ड आर, हायर अल्केन बन गया, ये दो आर बैलेंस हो गए। सर एनोड में अल्केन तो बना ही था, साथ में गैस भी रिलीज हुई थी, वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मतलब समझ रहे हो, इस रिएक्शन में हमारे पास डिटेलिंग भी है। हमसे कोई पूछे कि CO2 कौन से इलेक्ट्रोड में रिलीज हो रही है, तो अब हमको मैकेनिज्म देख के पता है कहाँ रिलीज हो रही है, एनोड में। अगर हमसे कोई पूछेगा अल्केन कहाँ बन रहा है, तो कैथोड में कि एनोड में? एनोड में। कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? देख लो, मैकेनिज्म में दिख रहा होगा। हेलो, अब देखो बेटा, ये सॉल्ट कैसे बैलेंस हुआ? Na हो या K हो, मैं जनरली मान रहा हूं Na है। अगर Na है तो Na प्लस अभी भी Na प्लस के रूप में ही है पानी में, और साथ में पानी का OH माइनस। तो देखो टॉइस ऑफ NaOH, ये बाय द वे बन गया। हेलो हेलो, Na प्लस यहाँ भी +1 के स्टेट में था, यहाँ भी +1 के स्टेट में। रिडॉक्स के चैप्टर के हिसाब से बात करूँ तो ये स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन मतलब दर्शक, लेन देन एक्टिवली नहीं कर रहा। रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन का लेन देन Na+ नहीं कर रहा, वो NaOH के फॉर्म में Na+ OH-। मेरी बात समझ में आई? अब ये रिएक्शन को देखो, ऐसे आपको ये रिएक्शन रटने में तकलीफ होती बेटा। अब आप, मैं कहता हूँ मैकेनिज्म मैंने यही लिखवा दिया, लेकिन ये स्मॉल a ना अब आपको महसूस हो रहा होगा। हेलो, यस सर। चलो बेटा, तो चलो भैया, मुझे एक बार इसकी इंग्लिश पढ़ के फिर से सुना दो। कनिका, ये इंग्लिश पढ़ो। रुक जाओ, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर से काहे कह दिया मैंने? वुड्स में कहा था, यहाँ काहे कह दिया? अरे मास्टर, जितने कार्बन का एसिड होगा उसमें एक कार्बन तो CO2 बन के कुर्बान हो गया। जितने भी बचे वो इवन है हो या ऑड हो, इवन प्लस इवन इज ऑल्सो इवन, ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इवन। आर आर जुड़ेगा सर तो बनेगा तो इवन ही है। लो, यस सर। ठीक है, आगे। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, यहां तक तकलीफ बोलना पड़ेगा। पढ़ ली हमने? नो सर। नहीं। MSc करोगे तो शायद 3000 और होंगे, लेकिन MSc करने के बाद भी बेटा कुछ होना नहीं है। हमारा अभी पर्पस क्या है? NCERT से रिलेटेड जानकारियों पे सोना चांदी गढ़ देना। हमने NCERT से रिलेटेड जानकारी, रिएक्शंस उठाए, उनसे घूमती फिरती जो बड़े एडवांस लेवल तक की जानकारियाँ थी वो हासिल कर ली, और अब हम आगे बढ़ेंगे। हम एक्स्ट्रा पंचायती रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। 200 तरीके और पढ़ लें, पढ़ाए जाते हैं। मेरे ज़माने में नोट्स मोटे रहते थे, बहुत मोटे। आज के ज़माने में उतने सवाल ही नहीं आते। मैं बोर्ड, मेंस, नीट की बात नहीं, मैं JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ, मैं एम्स के पेपर की बात कर रहा हूँ। हेलो, 60 to 65% आपको पेपर इसी से मिल जाएगा। हाँ, एडवांस का, एम्स का पेपर मैं मान सकता हूँ उसमें 30-35% ज़्यादा जानकारी होगी, पर 65% अगर पेपर जो अटेम्प्ट कर ले वो ऐसे AIR 1 आ जाए। हेलो, अरे चलो 1 ना आए, कायदे से सच्चाई है, कई बार AIR 1 जो आते हैं वो 90% पेपर कर लेते हैं, एडवांस की भी सच्चाई है। लेकिन AIR 1 और AIR 2 भी चलो छोड़ दो, AIR 5 भी पकड़ो ना, तुम 5 छोड़ो 3 पकड़ो ना, उसका परसेंट होता है 65-70% पेपर। हेलो, और जहाँ 10 आ जाओ तो और 60%। ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। हेलो, 1-2 नंबर का डिफरेंस नहीं होता। हेलो, यस सर। तो बेटा उसके लिए अगर मैं कहता हूँ ठीक है, हो सकता है यहाँ पे भी कोई AIR 1 हो, लेकिन अगर है ना बेटा तो वो सेल्फ वर्क करके या इससे हट के। जैसे मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि आदमी पहले अगर उसको 100वीं सीढ़ी तक पहुँचना है तो पहले 99 तक तो चढ़ेगा, तब ना 100वीं चढ़ेगा। हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक की जानकारियाँ रखो, उसके बाद स्काई इज योर लिमिट।
लेकिन फिलहाल यहाँ तक की ही डिटेल को, और जब तक ये कंठस्थ ना हो जाए, ये मत मानना कि 99th सीढ़ी पे हो, जब ये कंठस्थ हो जाए मतलब भूले नहीं कभी भी। चलो बेटा, तो इससे ज़्यादा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको जो भी बच्चे आर्काइव्स करेंगे, हाँ कुछ सवाल प्लस माइनस मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी जैसे चैप्टर ख़त्म हो प्रतिशत निकालना। वो प्रतिशत जो होगा वो प्रतिशत मुश्किल से, मैं तो मेंस में भी ठीक ठाक भाई, मेंस में मानता हूँ मैं 80-20% 25% पेपर अच्छा आता है, लेकिन वहाँ पे भी 75% कर लो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो अपन उस पर ही फिलहाल केंद्रित हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। प्रिपरेशन यहीं से समाप्त होता है। प्रिपरेशन के कितने तरीके पढ़ लिए हमने, मोटा मोटा याद दिलाओ, बोलो, संख्या तो बोल दो। लो पन्ना पलटना पड़ा है गधे। कितने तरीके पढ़े हो, कितने तरीके पढ़े हो, अरे बोलो। 3 तरीके। पहला तरीका नाम बोलो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। केवल एक तरीका था हाइड्रोजनेशन करके, बिल्कुल सही। दूसरा किससे, अल्काइल हैलाइड से बनाने के कितने तरीके, 2। पहला तरीका, वुड्स रिएक्शन। दूसरा तरीका रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वुड्स रिएक्शन में अल्केन बनता है आर के फॉर्म का, इसमें बनता है RH के फॉर्म का। तीसरा तरीका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने कितने तरीके, 2। पहला तरीका क्या कहलाता है, पेरेंट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे उसमें एक कार्बन हटाओ, क्योंकि उसको वो CO2 के फॉर्म में कुर्बान हो गया इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, ये एक्स्ट्रा जानकारी है खैर, और बन गया अल्केन ऑफ द फॉर्म RH। इसमें एक कार्बन कम होगा पेरेंट कार्बन से। हेलो, अगला तरीका, इसमें पेरेंट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन हटाओ और जो बचे उसको दुगना कर दो। हेलो, ये तो हो गया एक बेसिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाली बात कि ये तो रटा ही होना चाहिए, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी इन डेप्थ डिटेलिंग पता होनी चाहिए। खैर, ये हो गए बेटा 3 तरीके जिससे आप अल्केन बना सकते हो, विच इज लिस्टेड इन NCERT, है ना, और विथ एक्स्ट्रा डिटेलिंग रिगार्डिंग इट। प्रिपरेशन के बाद अगले स्टार मार्क में आते हैं। अगला स्टार मार्क होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। यहाँ से अब जानकारी वाली बात है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करें, फटाफट लिखें, आगे बढ़ें। प्रिपरेशन बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश हमारे सामने है, लिखेंगे विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कॉमा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस। रीजन है, पहले सुन लो, रीजन है दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब पहले इंग्लिश लिखो फिर मैं हिंदी बोल देता हूँ उसकी। लिखो तो हाँ बोलो भाई। ये तो शायद स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, और स्टेट्स ऑफ मैटर से बातें हम समझ भी सकते हैं। आइए, वो मैंने नीचे दिखाया भी है, जिसको मैं बारिश के रूप में दिखाता था। तो ये जो आपने इंग्लिश लिखी है, देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज़्यादा तो वो सॉलिड है, कम तो वो लिक्विड, और बहुत कम तो वो गैस है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसे समझाने वाला एक्चुअल आदमी था वंडर वॉल, इसलिए सारे फिजिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, हेलो, याद है? यस सर। अच्छा, नहीं भी याद हो तो इतनी बात हम समझ सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं वंडर वॉल फोर्स। वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वॉल ने समझाया था दुनिया को, ठीक है। अब ये जो वंडर वॉल अट्रैक्शन होता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण होता है उसके कारण होता है। अब ये आकर्षण क्यों होता है सर? या तो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, पोलैरिटी मतलब कि एक मॉलिक्यूल AB है, पोलर है, मतलब ये माइनस ये प्लस, तो वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि सर एक का प्लस दूसरे के माइनस को खींचेगा और एक का माइनस दूसरे के प्लस को खींचेगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स के धागे बंधे, इसी को वंडर वॉल ने समझाया और इसे वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। हेलो, यस सर।
अगर ये धागे बहुत मजबूत हैं तो दो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे तो वो उनको, अगर आपको बॉईल करना है, मान लो वो सॉलिड हैं और उनको मेल्ट करना है तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। मान लो लिक्विड होगा, लिक्विड को वेपराइज करना है, गैस बनाना है तो टेम्परेचर और ज़्यादा लगेगा। क्यों? ताकि ये धागे, ये बंधन तोड़े जा सकें। हेलो, अच्छा सर, इसको ये सर वंडरवॉल फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, ये जनरली कौन सा वंडरवॉल फोर्स कहलाता है बच्चों? इंग्लिश चाहिए मुझे। डाइपोल अट्रैक्शन। कोई दिक्कत तकलीफ बच्चों? हेलो, नो सर। अब मान लो बेटा कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो लगभग नॉन पोलर है। लगभग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अलग नहीं होती, तो सी बॉन्ड एच इज लगभग कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। अच्छा, और कार्बन की मान लो चेन बन गई तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं, वो तो ऐसे ही नॉन पोलर है। तो एक्चुअली बेटा जो अल्केन्स होते हैं वो हाईली नॉन पोलर होते हैं। हेलो, यस सर। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कुछ अट्रैक्शन नहीं रखेगा? नहीं सर, थोड़ा बहुत रखेगा। क्यों रखेगा? क्यों रखेगा? क्योंकि सर मान लिया मॉलिक्यूल पोलर नहीं है लेकिन फिर भी अल्टीमेटली बना तो न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से ही है। इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं सर, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इधर हैं तो इधर नहीं है, हो सकता है ना किसी एक क्षण में, ये हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, एक इंस्टेंट में तो ऐसा हो सकता है। तो इस इंस्टेंट में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस क्षण में ही भले थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स, तो इस भाई इलेक्ट्रॉन का ना होना मतलब पॉजिटिव चार्ज, उस क्षण के लिए तो पॉजिटिव हो ही गया ना वो। हेलो, यस सर। तो ये जो क्षणिक डाइपोल बना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी बनेगा, जिसे कहते हैं क्षणिक, यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्सेस। एग्जैक्टली, जिसे टेक्निकल भाषा, स्टेट्स ऑफ मैटर की भाषा लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहती है। हेलो, यस सर। हेलो, अच्छा, तो अल्केन्स में कम से कम ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स तो होगा ही। अब ये फोर्स कितना ज़्यादा होगा? ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होगा। अब खुद सोचो, एक कार्बन का सरफेस एरिया कम, जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स की देखो, मैं डॉट 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 करके बारिश बनाई है, ये अट्रैक्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स या वंडर वॉल फोर्स बढ़ते जाएंगे। कब बढ़ेंगे? जब कार्बन की चेन बढ़ेगी। हेलो, यस सर। अब आपसे मैंने इंग्लिश में क्या लिखवाया? मैंने कहा भैया कार्बन की चेन बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लंदन वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। बात समझ में आती है? पॉइंट क्रमांक 2, ये फैक्चुअल बात है, ऐसे ही लिखना है कि C1 से C4 लिखना गैसेस, C5 से C17 लिखना लिक्विड, और C18 से ऐसा डैश बस कॉलन बस लगा देना, सो ऑन, वो सॉलिड है। ये रूम टेम्परेचर की बात है। अब बेटा इतनी राम गाथा गाली, तो ये फैक्चुअल बात, हाँ ये तो रटना ही पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक की क्या डिटेल है, लेकिन कॉमन सेंस इससे सोच सकते हो। कैसे? सर हैं तो अल्केन नॉन पोलर हैं तो वीक लंदन फोर्सेस लगेंगे, लेकिन सर वीक लगते लगते भी मैं कहता हूँ तुम 1 रुपये रोज़ खर्चा करो, लेकिन एक रुपये करते करते तो बहुत पैसा हो सकता है ना। हेलो, यस सर। अच्छा, तो 1 से 4 में अगर कार्बन की संख्या है तो भले वीक फोर्स है, ये गैस के रूप में ही रहता है, लेकिन 5 से ज़्यादा जब कार्बन बढ़ने लगते हैं तो उनके बीच का भले अट्रैक्शन फोर्स वीक है, पर सरफेस एरिया बढ़ने के कारण वो 1 रुपये धीरे धीरे करते करते जो आपस में अट्रैक्शन करेंगे, तो 5 से लेकर 17 तक की जो कार्बन की चेन होगी वो रूम टेम्परेचर किस स्टेट में रहती है? बात समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि सर सरफेस एरिया बढ़ने से भले कम अट्रैक्शन है, पर कम भी तो जुड़ के बहुत हो सकता है। हेलो, और 18 से बड़ी जिनकी कार्बन की चेन है वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? सॉलिड की फॉर्म में। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। कहने का अर्थ ये है, लिखते भी रहे सुनते भी रहें,
कि जो भी अल्केन्स होते हैं ये जनरली इनमें रंग नहीं होता, सुगंध नहीं होती, मतलब इनफैक्ट कोई भी स्मेल नहीं होती, ओडरलेस। और क्योंकि बेटा ये अल्केन नॉन पोलर होते हैं तो लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट, तो नॉन पोलर चीज कैसे सॉल्वेंट में घुलेगी जो खुद नॉन पोलर हो। हेलो, नॉन पोलर कौन से होते हैं सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, तो उनके सॉल्वेंट को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, जैसे कि मिट्टी का तेल, जैसे कि कोई भी तेल, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अल्केन घुलते हैं एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों पानी में क्यों नहीं घुलते? क्योंकि पानी केवल कैसे कंपाउंड्स को खुद में घोलता है? जो पोलर हो, क्योंकि पानी खुद पोलर होता है। पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे फॉर आइसोमर्स, कॉमा करके लिखेंगे, बीपी मत लिखना, पूरा लिखना आप लोग, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले लिखना फॉर आइसोमर्स कॉमा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसको सिंबल के रूप में ही लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो समझते हो ना, 1/, हेलो। अभी ये मत लिखना, ये मैं समझा रहा हूँ क्या है, पहले से इतना लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। सामने एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना है, पर पहले सुन लो बेटा। देखो एग्जाम्पल ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ए क्या है, नाम बोलो। बी क्या है, नाम बोलो। 2-methyl butane। यहाँ पे इस बच्चे ने 2-methyl ब्यूटेन में क्या गलत लिखा हुआ है कि सही है? सर बी बड़ा, मिथाइल का एम छोटा है, नहीं होना चाहिए, और ब्यूटेन का बी स्मॉल होना चाहिए, और बहुत गैप छूटा है, नहीं छोटा होना चाहिए। स्कूल का पेपर देना है इसलिए पता होना चाहिए। हेलो, अच्छा। सी का नाम बोलो। 2,2-dimethyl-propane। अच्छा, ये तीनों का जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बच्चों। C5H12। दिख रहा है सबको? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में ए बी सी में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है जब सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अब एक्चुअली क्या हो गया सर, इतना तो हमने समझ लिया, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां सर सब में कार्बन की संख्या बराबर है, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताओगे? अभी भी अगर आपको कॉमन सेंस ऊपर का समझ में आया था तो आप ये बात समझ सकते हो। कैसे? पहले ये सवाल लिख लो बेटा, नाम लिख लो, फिर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ब्रैकेट में लिख देना C5H12, और फिर उसका आंसर अभी मत लिखना, पहले मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। सरफेस एरिया घटता जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया घटेगा वैसे वैसे बॉन्ड्स, दो मॉलिक्यूल को आसानी से जुदा किया जा सकता है। हेलो, यस सर। इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें दो ब्रांचिंग है, ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट चीज़ दूसरी कॉम्पैक्ट चीज़ से कम अट्रैक्ट कर पाएगी। ये जो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है वो अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से ज़्यादा वंडर वॉल फोर्सेस लगा पाएगा, इसलिए आइसोमर्स के केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसमें ब्रांचिंग नहीं है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। हटा दूं? सर मीटिंग है होने वाली। चलो बच्चों, नेक्स्ट मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आइए। यस सर। अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बेटा ना बॉन्ड टूटे ना नए बॉन्ड बने, सिर्फ सॉलिड लिक्विड किस में घुलेगा किस में नहीं घुलेगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या बॉइलिंग पॉइंट, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर सबसे पहली हम पढ़ रहे हैं कैपिटल ए में लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन में पहला जानकारी लिखेंगे हेलोजिनेशन। अब ये क्या होता है इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश है व्हेन अल्केन्स आर
टेम्परेचर ऑफ अबाउट 300 से 500 डिग्री सेल्सियस और इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस with halogens, comma, mixture of alkyl halides are produced, full stop. This process is called halogenation. पहले बच्चों ये पूरी इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश लिखिए तो हाँ बोलिए, फिर मैं आपको हिंदी समझाऊंगा। जो है हेलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन। अब पहले सुन लो, क्लोरीनेशन में हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे सिंपलेस्ट अल्केन से आपको पहले समझा रहे हैं। सिंपलेस्ट अल्केन मतलब एक कार्बन का अल्केन मतलब मीथेन। ये आपने 10वीं में भी देखा होगा। मीथेन में मैंने Cl2 का रिएक्शन कराया, क्लोरीन का रिएक्शन करा रहा हूँ। ये काम मैं सनलाइट में कर सकता हूँ। फिजिक्स से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको इतनी बात पता होगी। सनलाइट या तो लिख दो या तो ये लिख दो H और ये न्यू। व्हाट इज H न्यू बच्चों, कोई बताएगा मुझे? एनर्जी ऑफ लाइट। बेटा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी अगर निकालनी हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पता कर लो। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? न्यू से। हेलो, यस सर। और उसे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से इनटू कर दो जिसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। हेलो, यस सर। तो ये वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। हाँ, ये पैकेट ऑफ एनर्जी जब भी ऐसे जनरली लिख देते हैं हम ऑर्गेनिक में तो इसका अर्थ होता है सूरज से आ रही है। हेलो, ये किसी से भी सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर इन जनरल हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे लिख दे रहे हैं तो हम यही मानेंगे। जब ये लिख दिया जाए इसका मतलब होता है सनलाइट। तो बच्चों ब्रैकेट में H न्यू लगा के लिख भी दो, सनलाइट की जानकारी रहे आपको ये। और एरो के नीचे लगा दो ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ हीट। हाँ, कि भैया हीट भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप 10वीं पास है, मैं ऐसा मान रहा हूं, आप पैसे देके पास नहीं हुए होंगे, तो शायद आप ये सुना होगा आपने CH3 में, CH4 में 4 C बॉन्ड H होते हैं। एक C बॉन्ड H तोड़ा तो उसे हटा दिया और उसकी जगह क्या आ गया? एक Cl आ गया। तो किसी को हटा के अगर तुम आए तो तुमने तो उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो 2 क्लोरीन में एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटा के ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया, जिससे बन गया हमारा अल्काइल क्लोराइड। और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? HCl। हेलो, यस सर। सच्चाई ये है सर, हाइड्रोजन तो इस कार्बन में अभी भी बचे हैं, तो अगर और प्रयास करें तो फिर हो जाएगा। वो कैसे दिखा रहे हैं? हमने फिर Cl2, H न्यू किया, वहीं एरो में लिख दिया कि एक और HCl निकल गया। Cl2 का एक ClH निकाल लेगा HCl, बन जाएगा CH2Cl2। हमने फिर ये कर दिया, एक और HCl निकल गया, बन गया CHCl3। हमने फिर ये किया, आखिरी H भी निकल गया, बन गया CCl4। हेलो, इतना पहले लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। अच्छा, हाँ मत बोलो, लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। मैंने ऊपर इंग्लिश में यही लिखवाया एक्चुअली बेटा। सब्स्टिट्यूशन मतलब मुझे हटा के कोई आ जाए, तो कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ जाता है। इन जनरल हेलोजन आ सकते हैं, बहुत फेमस है क्लोरीन का कहीं करना। ये काम कब होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में, या तो बहुत अधिक टेम्परेचर में। मैंने दोनों इकट्ठा लगा दिए हैं। टेम्परेचर को मैंने ट्राइंगल साइन से दिखा दिया है और सूरज की किरण को मैंने H न्यू से दिखा दिया है। इसमें कार्बन के कंपाउंड में एक व्यक्ति जा रहा है और दूसरा आ रहा है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन होने से बन जाते हैं अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। फिलहाल क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो बन रहे हैं अल्काइल क्लोराइड्स। आपको दिख रहा होगा सर, ये बार बार करते जाओगे तो एक एक हाइड्रोजन और हटके अलग अलग क्लोरीन मतलब और क्लोरीन जुड़ते जाएंगे। इतना लिखो। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। यहां से सब्स्टिट्यूशन का बेसिक समाप्त होता, अभी बचा है, खत्म नहीं हुआ बेटा। वो जो हमने ऊपर कहानी लिखी है, उस कहानी को, वो जो एग्जाम्पल लिखा उसको समराइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन से और करके लिखेंगे उसी एग्जाम्पल में। पहले सुन लो फिर लिखना। मीथेन का अगर आपको कोई कहता है क्लोरीन Cl2 होना चाहिए बच्चों, ये Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की मौजूदगी में, और Cl2 अगर एक्सिस में रखेंगे। एक्सिस में पता है मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप अगर ऊपर का कॉमन सेंस देखो तो सर Cl2 तो बार बार डालना पड़ रहा है ना, आगे आगे और हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ने के लिए।
अच्छा, तो बेटा एक्चुअली आपको लिख के ऐसे नहीं आता फ्लो चार्ट जो ऊपर बनी थी। इन जनरल आदमी अगर लिख देता है मीथेन और क्लोरीन और ये इंग्लिश में लिख देता है कि क्लोरीन ज़्यादा है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि क्लोरीन तो बार बार यूज हो सकता है क्योंकि ज़्यादा है। और ऐसी सूरत में क्या केवल कोई एक अल्काइल हैलाइड बनेगा? नहीं सर, एक क्लोरीन भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, फिर 3 भी लग सकता है, फिर 4 भी लग सकता है। तो रिपोर्ट हम क्या करेंगे? हम करेंगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे हम? Mixture of products. And what are the mixture? What does the mixture include? Sir, 1 chloromethane, 1 dichloromethane, 1 trichloromethane and tetrachloromethane. बने हैं ना चारों ऊपर? Yes sir. अच्छा, एंड करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। अगर कोई कहता है मीथेन और Cl2 का रिएक्शन कराना है सनलाइट की मौजूदगी में और कहता है Cl2 लिमिटेड है, अगर क्लोरीन ज्यादा नहीं है बेटा, तो तुम बताओ बार बार क्लोरीन यूज हो पाएगा कि पहली बार होके ही खत्म हो जाएगा? हेलो, पहली बार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे? मिक्सचर? नहीं सर, केवल पहला वाला, यानी कि CH3Cl। इसको जनरली मैं क्या कह रहा हूं? मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। क्या कह रहा हूं? मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। और यही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। अब ये क्या है सर? क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही बनेगा, हाँ मेजरली यही बनेगा। इसका क्या अर्थ है बेटा? मान लो मैंने एक ग्राम दोनों डाल दिए, तो अब 1 ग्राम में क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं ना। हेलो, नो सर। सर मॉलिक्यूल तो मोल्स की संख्या में होते हैं, और मोल्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या ये बनने के बाद थोड़ा बहुत क्लोरीन, भले लिमिटेड है, पर कुछ क्लोरीन के मॉलिक्यूल उसको फर्दर CH2Cl2 नहीं बना सकते, या कुछ क्लोरीन के मॉलिक्यूल मिलके CH3L3 नहीं बना सकते, या कुछ CCl, हाँ कुछ ही कर पाएंगे सर, मेजरली काम यही होगा। हेलो, यस सर। क्योंकि केमिस्ट्री इज फैक्चुअल साइंस जो दुनिया में होता है, तो दुनिया में ये नहीं कह सकते ना कि प्रधानमंत्री का लड़का ही प्रधानमंत्री बनेगा। यस सर, नहीं कह सकते। हाँ, वेरी गुड। तो हालांकि ये रेयर है होना, पर हो सकता है। यस सर, हुआ ही है। हुआ ही है, परेशान है अब सब। चलो आगे बढ़ते हैं। हटा दूं? पहले हेडिंग डाल दो। हेडिंग डालो तो हाँ बोलो। यहां पे हम पढ़ रहे हैं हेलोजेंस की रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूशन के लिए। ऊपर हमने हेलोजिनेशन में केवल क्लोरिनेशन को लिख लिया है। एक्चुअली इन जनरल हेलोजन के साथ क्लोरीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सच्चाई ये है, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, पर पहले देख लें सच्चाई। सच्चाई ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है F2, और इतना ज़्यादा कि रिएक्शन वायलेंट हो जाती है, मतलब F2 के साथ रिएक्शन करा तो कई बार आगी आगी लग जाती है। उससे कम होता है Cl2 का, उससे कम होता है Br2 का, और सबसे कम होता है I2 का। इनफैक्ट I2 में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, मतलब I2 के साथ भयंकर धीरे रिएक्शन होता है, और F2 के साथ भयंकर तेज। तो आदमी ना बहुत धीरे करवाता है ना बहुत तेज करवाता है। जनरली हम हेलोजिनेशन Cl2 और Br2 से ही करवाते हैं। हेलो, यस सर। अब सर ये रटना पड़ेगा क्या? एक्सपेरिमेंटल डेटा है? नहीं बेटा, इसके पीछे केमिकल बॉन्डिंग का लॉजिक हम दे सकते हैं, और हम रीजन दे भी रहे हैं। एक्चुअली बेटा एक्स बॉन्ड एक्स के केस में रिएक्टिविटी पता है कौन डिसाइड करता है? लोन पेयर रिपल्शन। हमें पता भी है लोन पेयर रिपल्शन बहुत डोमिनेटिंग होता है। वैसे भी VSEPR थ्योरी में शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं भी बता रहा हूं कि कभी भी लोन पेयर का रिपल्शन को ना पहले देखा करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं। अच्छा,
तो सर उससे क्या हो गया? अब बेटा मान लो फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन है तो लोन पेयर तो एकदम पास रहेंगे। पहले काम करो, रीजन एक्स बॉन्ड एक्स ऐसे तीन लोन पेयर बना के लोन पेयर रिपल्शन लिख लो, केवल इतना, उसके नीचे मत लिखना। इतना लिखो तो हाँ बोलो, फिर मैं एक फोटो से आपको पहले समझा दूँ। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। तो फिर से बोल दे रहा हूँ, एफ बॉन्ड एफ के केस में छोटा फ्लोरीन होने के कारण लोन पेयर इतने पास रहते हैं कि मरे जाते हैं लड़ाई करके। तो फ्लोरीन इतना ज़्यादा जल्दी वायलेंटली रिएक्शन करता है कि रिएक्शन होने के दौरान आग लग जाती है। वेयर एज आयोडीन बड़ा होने के कारण लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर दूर रहता है, लोन पेयर रिपल्शन कॉम्पनसेट हो जाता है, लोन पेयर को जगह रहती है, तो एक दूसरे को फिर भी झेल लेते हैं। इसलिए आयोडीन और बहुत बड़ा होने के कारण बहुत ज़्यादा झेल लेते हैं तो बाकी X2 के कंपैरिजन में टूटता ही नहीं है। बाकियों के कंपैरिजन में कह रहा हूं। हेलो, अरे तो तुम टूटोगे नहीं तो दूसरों से लगोगे कैसे? हेलो हेलो, यस सर। इसीलिए आयोडीन को लिखा है लीस्ट रिएक्टिव और F2 को लिखा है मोस्ट रिएक्टिव। बोलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब इंग्लिश भी लिख लेंगे बच्चों। रीजन है, लिखेंगे रिएक्शन विद IU2 इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस एंड इज जनरली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक्चुअली मैं आयोडीन फ्लोरीन का तो समझा दिया, लोन पेयर रिपल्शन। अब आयोडीन के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि आयोडीन क्योंकि बहुत बड़ा है तो लोन पेयर इसमें बिल्कुल नहीं तो टूटता ही नहीं, तो एक्सट्रीमली स्लो है। तो वही लिख रहा हूं मैं कि रिएक्शन विद आयोडीन बहुत ज़्यादा स्लो है और इज जनरली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब आदमी फैक्ट्री क्यों खोलता है? प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए। अब तुम्हारी फैक्ट्री में मान लो तुमने आयोडीन यूज़ करके अल्काइल आयोडाइड बनाया, जैसे अल्काइल आयोडाइड बनाया वो बनते सार वापस बैकवर्ड चला गया। मतलब तुमने कहो 100 ग्राम रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया और 100 ग्राम रिएक्टेंट में प्रोडक्ट केवल कितना बना? 1 ग्राम। अच्छा प्रोडक्शन है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा पैसा लग गया ना। हेलो, यस सर, घाटा हो गया। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये टूटता ही नहीं। तो क्या करें सर? अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, वही मिली हुई है, लिख भी लें। हेंस आयोडिनेशन कैन बी कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3। पहले इंग्लिश लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं कि इंडस्ट्रियली आयोडिनेशन इतना स्लो होता है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ और दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगा रहे हैं बताएंगे, पर पहले ये जानकारी लिखो। इंग्लिश ये पूरी लिख लो, फिर इसको समझाता हूँ हिंदी में। तो हमने जाना F2 बहुत वॉयलेंट रिएक्शन कर रहा है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है, और X2 केस में लोन पेयर रिपल्शन ही रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। क्लोरीन ब्रोमीन ठीक ठाक है, आयोडीन बहुत स्लो है और इतना ज़्यादा स्लो है कि उसको कराने के लिए हमको कुछ और यूज़ करना पड़ता है। अब वो कुछ और यूज़ करके क्या हो जा रहा है आइए देखते हैं। क्योंकि I2 के साथ रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड मतलब जो प्रतिशत आप बना रहे हो बहुत कम है, रिएक्टेंट के रूप में ही रहेगा, रिएक्शन आगे बढ़ता ही बहुत कम है। तो ऐसी फैक्ट्री चलाओगे तो बिक जाओगे। तो क्या करें प्रोडक्ट बनाने के लिए? आइए देखें, हटा दूं, हिंदी समझाऊंगा अब, मतलब रिएक्शन समझाओ। यस सर। देखो यस सर। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, पहले मैं रिवर्सिबल वाली बात समझा रहा हूँ आपको, तो आप लोग पहले लिखिए इसको ऐसे ही कि मेरे पास ये था मीथेन, दिस इज CH2 लिखा है बच्चे ने, CH4 लिखो। मीथेन का अगर I2 से रिएक्शन कराओगे तो कायदे से बनना चाहिए CH3I और HI। ये डब्बा मत बनाना अभी, ये डब्बा इंक्रीजिंग घटिंग ये मत बनाना। अभी सवाल लिखो CH4 प्लस I2 और ये रिवर्सिबल साइन है, फॉर्म CH3I प्लस HI। अब हमें पता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या मैंने आपको गाना गाया बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जाएगा। क्यों? क्योंकि I2 टूटने की इच्छा ही नहीं रखता। हेलो, यस सर। अच्छा, अब इस कभी भी बेटा इक्विलिब्रियम का साइन आ जाए ना तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको पढ़ेंगे हम लोग, टर्म 2 में ही पढ़ना है हमको। बट
थोड़ा सा आज उसके बारे में हल्की सी चर्चा करनी पड़ेगी मुझे। तो कभी भी कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है ना, और कैसा रिवर्सिबल कि जो बैकवर्ड ही ज़्यादा रहे, फॉरवर्ड जाए ना, तो इंडस्ट्रियली ऐसा रिएक्शन कराने से तो घर बिक जाएगा, हमारा प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहा। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इनका टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 0 मतलब अरे बोलो, इनिशियली। हेलो, इनिशियली तुमने 100 मोल इसके डाले, 100 मोल इसके डाले। इनिशियली डालोगे तो इनिशियली तो हम मान रहे हैं रिएक्शन नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 0 इनिशियली। हेलो, यस सर। चलो इतना लिख लिया। यस सर, हो गया। चलो, कोई रोक रहा है? चलो, अब एक एग्जांपल के तौर पे यहीं पे देख लो। इनिशियली मान लो हमने क्या किया, ये 100 यूज किए, 0 0 बना। हमको ये पता है कि I2 टूटता नहीं है। मैं कहता हूं बहुत स्लो टूटता है, बहुत कम टूटता है। तो मैं कहता हूं मान लो ये 5 मोल टूटे, 5 मोल टूटे तो बचेंगे कितने? 95 मोल। इसके एक से इसका एक रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 5 से मीथेन का कितना रिएक्ट करेगा? 5 ही करेगा। तो ये कितना बच जाएगा? अच्छा, I2 के एक से CH3I और HI कितना बन रहा है? 1 1। तो ये 5 टूटा है, तो ये कितना बनेगा? 5। ये कितना बनेगा? 5। हेलो, 5। मतलब खुद समझ लो, रिएक्टेंट 95 बचा हुआ है, प्रोडक्ट 5 है, 5 बना। तुम्हारी फैक्ट्री अच्छी कहलाई? नो सर, नहीं कहलाई। अब बेटा हम एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा सा पहले इक्विलिब्रियम की जानकारी दे दूं। अगर कोई ऐसा तरीका निकाल लो, कैसा तरीका सर? मेरी बात सुन लो पहले। इतना लिख लिया सबने? इतना लिख लिया सबने? यस सर। चलो, यस सर, हो गया। अब पहले सुन लो बेटा। कोई ऐसा अगर आप काम कर लें, क्या काम? ये इक्विलिब्रियम में मैं फिर से चर्चा करूंगा, पर आज पहली बार बता रहा हूं, तो केवल हाय हेलो कर लो इस बात को। एक्चुअली बेटा इक्विलिब्रियम को ना शिफ्ट करने का हमारे पास कुछ कॉमन सेंस है। क्या बेटा? इक्विलिब्रियम ना एक ऐसी स्थिति होती है, मतलब ये बॉल तो आपको फिजिकली दिख रही है, इसलिए आपको पता है हाँ सर ये बॉल संतुष्ट है। मुझे बताओ, ये बॉल को मैं यहां से हटा के अगर यहां पहुंचा दूंगा, कहां? तो बॉल अपने आप कहां जाएगी? नीचे। फॉरवर्ड बोलो। क्या बोलो? फॉरवर्ड। अगर कोई आपने तरीका कर दिया कि बॉल को आपने यहां रख दिया, तो बॉल कहां जाएगी? अच्छा, बॉल के यहां जाने के पीछे मकसद क्या है? उसको अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंचना है। हेलो, बस पॉइंट यह है बेटा, बॉल आंखों से दिखती है, फिजिक्स आंखों से दिखती है, केमिस्ट्री का रिएक्शन आंखों से दिखेगा नहीं। हेलो, लेकिन बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल की इच्छा तो यही रहेगी ना, मोस्ट स्टेबल स्टेट अक्वायर करने की। हेलो, यस सर। मोस्ट स्टेबल स्टेट को मैं इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकता हूं। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दूं, तो कैसे डिस्टर्ब करूंगा? देखिएगा बेटा, इक्विलिब्रियम भी ना इनर्शिया जैसा होता है। इनर्शिया मतलब तुम अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करते हो। हेलो, यस सर। हर व्यक्ति के जीवन में जो जैसा चल रहा है वो चाहता है वो वैसा चलता रहे। हम ऑफलाइन मिल रहे थे, भले आपकी क्लास केमिस्ट्री की अच्छी हो रही हो, नहीं हो रही हो, अभी ज़्यादा अच्छी हो रही हो, उस समय लग रहा होगा अरे सर ऑफलाइन ही बढ़िया है यार, अरे यार, अरे। हेलो,
आगा पीछा कुछ नहीं। हेलो, ऐसा होता है ना? हाँ, सर होता है। अब यूज टू हो जाएंगे धीरे 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 तो लगेगा नहीं सर यही अच्छा। हेलो, अब ये चेंज करेंगे तो लगेगा अरे यार अरे यार अरे यार। हेलो, नहीं सर 2:30 बजे ही पढ़ेंगे, सुबह नहीं शाम। हेलो, यस तो सर। एक्चुअली बेटा ये आपके अंदर टेंडेंसी मॉलिक्यूलर लेवल पे है, आप अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करते हो। और एक्चुअल सच्चाई ये है, ये आप नहीं, ये हर फिजिकल दुनिया में होता है। शायद इसी अपोजिशन के चक्कर में आपके घर में बिजली है, बाय लेंस लॉ। हेलो, पढ़ लियो अभी तक? अच्छा, अभी 12वीं नहीं हो आप लोग, सुना है कभी 10वीं नहीं में? पढ़े सर। अच्छा, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, जो फ्लक्स कटता है, बिजली भी उसी चक्कर में बनती है। खैर वो उसको आगे फिर देखेंगे आप लोग। अच्छा सुनो, अब तो अपने इनर्शिया वाली ये बात तो जानते ही हो, उतना तो 10वीं जानते हो कि ट्रेन है, ट्रेन चल रही है तो तुम भी चलना चाहोगे, ट्रेन रुक जाएगी तो तुम भी आगे चलना चाहोगे, तुम उस चेंज को अपोज करने के लिए तुम्हारा शरीर आगे की ओर, जैसे चलती ट्रेन रुकेगी, ये सब अब Inertia of motion हाँ, तो इनर्शिया मतलब क्या होता है? अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करना। अच्छा, अब सुनो बेटा, अगर मैं किसी तरीके से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, क्या कर दूं? बढ़ा दो। क्या कर दूं? बढ़ा दो। सब बोलो। रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? अब आपको ये फोटो भी बना सकते हो आप। अगर मैं कोई भी ऐसा प्रयोजन करूं कि रिएक्टेंट फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, मैं उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा हूं। डिस्टर्ब कैसे कर रहा हूं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा के। क्या करके? रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ा के। इक्विलिब्रियम में था, मैंने रिएक्टेंट, रिएक्शन का नहीं, रिएक्टेंट, फिलहाल मैं I2 का कंसंट्रेशन किसी तरीके से अगर बढ़ा दूं, क्या तरीका मुझे नहीं पता, अगर मैं बढ़ा दूं तो पहले इस बात से सोचो, एज इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है तो अपने पे होने वाले चेंज को आप अपोज करोगे, मतलब ये रिएक्शन भी अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करेगा। यस सर। अगर तुम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, तुमने जबरदस्ती उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, वो बोलेगा अरे अपोज ऐसे ही ना करते हो, क्या बोल के? अरे तुम बस ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल केवल क्या बोल के समझ में आता है? क्या बोल के समझ में आता है? अरे क्या बोलना है? अरे हाँ, तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, तुमने जबरदस्ती रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अगर तुम रिएक्शन हो तो तुम क्या कहोगे? अरे 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 कह के क्या करोगे? इसको अपोज। अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो उसको तुम अपोज कैसे करोगे? उसको घटा के। यस सर। अच्छा, उसको घटाने के लिए तुम तो एक केमिकल रिएक्शन हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में आगे बढ़ना। क्यों? ताकि तुम ये एक्स्ट्रा रिएक्टेंट को खत्म कर पाओ। हेलो यस सर। हेलो, अभी भी मैं नहीं माना, मैंने रिएक्टेंट तो बढ़ाया, साथ ही साथ मैं प्रोडक्ट को घटा रहा हूं। अगर मैं प्रोडक्ट को जबरदस्ती घटा रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्ट को जबरदस्ती डिक्रीज कर रहा हूं कंसंट्रेशन, तो उसके डिक्रीमेंट को होते हुए देख के फिर से तुम क्या कहोगे? अरे क्या करो? अपोज करो। तुम इसके डिक्रीमेंट का अपोज कैसे करोगे? तुम चाहोगे और बने, बढ़ा के। तुम चाहोगे और बने। यस सर। तुम्हारे पास इसको बनाने के लिए क्या तरीका है? तुम कहोगे और ज्यादा बनाओ। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो वो रिएक्शन जो शायद 5% फॉरवर्ड जा रहा था, अगर तुम किसी तरीके से I2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ और HI के कंसंट्रेशन को घटाओ, तो रिएक्शन दो तरफा अरे बोलेगा और खुद पे होने वाले चेंज को अपोज करेगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब करने के लिए होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तुम रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो ये कहेगा रिएक्टेंट घटाओ, तुम प्रोडक्ट घटाओगे कहेगा प्रोडक्ट और बनाओ। मेरी बात समझ रहे हो? यस
अब मास्टर फिजिकली बॉल को हमें कैसे डिस्टर्ब करना हमें मालूम है, उठा के रख दिया, रिएक्शन का कैसे डिस्टर्ब करी भैया। आइए इसके पीछे की केमिस्ट्री का ज्ञान दूं। कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ये आपने पता है कैसे किया, आपने एक एजेंट यूज किया HiO3 जो कहला रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ये लिख सकते हो HiO3 एक्चुअली HI को पकड़ता है, कहता है ए HI इधर आ, HI को तेजी से पकड़ेगा और पकड़ के उसको किस में बदल देगा, किस में बदल देगा? आप खुद अब जरा अगर आपने ऊपर होने वाली रिएक्शन में HiO3 डाल दिया तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हो गया। HI यूज हो गया तो ऊपर वाले रिएक्शन का HI खत्म हो रहा है। हेलो, HI खत्म हो रहा है मतलब उसका प्रोडक्ट घट रहा है। और तो और I2 तुम बना रहे हो, मतलब हम I2 और वही रिएक्शन मिक्सचर में I2 और बढ़ा रहे हो, तो हो गई ना बात, वो फॉरवर्ड जाने लगेगा। तो HI घटा के और I2 बना के बढ़ा के तुमने ऊपर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, उसके चक्कर में तुमको CH3I की मात्रा ज्यादा मिल जाएगी। हेलो, बोर आ गए। सर रिपीट कर दीजिए। HiO3 का इस्तेमाल करके तुमने HI की मात्रा घटा दी और I2 की मात्रा बढ़ा दी, तो ऊपर जो मैंने आपको अभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की जो स्थिति दिखाई वो क्रिएट हो ना गई। और ये होने की स्थिति क्रिएट HI और I2 के साथ खिलवाड़ करके आप अल्टीमेटली ऊपर के रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाए गए, जिससे आपके पास CH3I की मात्रा बढ़ गई। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। सबको यस सर। नहीं समझ में आया ना? यस सर, आ गया समझ में। चलो मैं कहता हूँ 100 रुपए का 20 रुपया भी समझ में आया तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में मैथमेटिकली जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और कहानी कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से 100 का 20 रुपया भी समझ में आ गया। 20 रुपया तो समझ में आया ना? 20% जितनी बात की उसका। सर मीटिंग एंड हो गया। अरे जल्दी बोलो पहले। यस सर, आ गया। अगर 20 से ज़्यादा आ गया तो आप होशियार हो, 20 भी आ गया तो मेरे लिए काम ठीक। चलो बच्चों, ये यहाँ की कहानी यहाँ से, हालांकि सब्स्टिट्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ पर प्रखर अग्रवाल ऐसा कह दिए हैं तो हम लोग बाय बाय करते हैं।